हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलबुर्गी गौतम आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, वीके एस्ट्रो चैनल में। और ये चैनल है अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ये है अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो शास्त्र युक्त चैनल है, जिसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारा शास्त्र जो है, जो घोल के पी रहे हैं, वो वाला है। और क्या है, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है, कोई दो बात नहीं है, क्योंकि कि ये साक्षात ऋषि के मुख से निकले हुए श्लोक है, जो अपने शिष्य मैत्रेय को उन्होंने समझाया है। किस तरह से उन्होंने समझाया है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। ओके। और दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है अबाउट एविल एट बर्थ, यानी कि जो घात पैदा होते हैं, जो अरिष्ट जो युति पैदा होती है ग्रहों की, और जिसकी जिसकी वजह से मृत्यु योग आता है कुंडली के अंदर में, उसके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 9। चैप्टर 9 है अबाउट एविल एट बर्थ, यानी कि अतः अरिष्ट अध्याय। अब इस चैप्टर में पराशर जी ने बताया है कि कैसे ग्रहों की युति बनती है या योग वियोग बनता है, जिसके कारण से कोई भी जातक, कोई भी बालक है, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। देखिए, हमने जीवन में देखा है कि कोई कोई बच्चा पैदा होते से ही वो मर जाता है, या पैदा होते से ही अल्प आयु में मर जाता है। तो इसके अंदर में क्या युति बनती है ग्रहों की, क्या देखना चाहिए हम लोग को, कैसे ये योग बना हुआ है, जिसके कारण ये आपत्ति उसके ऊपर आई है। देखिए, ऐसा भगवान करे किसी के ऊपर नहीं आया, लेकिन क्या है, जीवन है, जीवन के अंदर में हर प्रकार का जो है वो चक्कर चलता है। तो इसके अंदर में भी पराशर जी ने बताया है कि ग्रहों की कुछ ऐसी युति बन जाती है, जिसके कारण से ये ऐसे संभव हो जाता है कि बालक जन्म लेते से ही, या जन्म से पहले, या जन्म के कुछ महीनों बाद वो मृत्यु को पा लेता है, मृत्यु को गले लगा देता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बताया है पराशर जी ने इस चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए और कैसे इसका विश्लेषण करना चाहिए, वो सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर में। आदौ जन्मागतो विप्रः हृष्टाहृष्टं विचारयेत ततस्तद्वादी भावना जातकस्य फलं वदेत्। अभी पराशर जी ने क्या बताया, जातक को कैसे फल बताना चाहिए। हृष्टाहृष्टं विचारयेत मतलब क्या है, जो सबसे एविल पार्ट जो है कुंडली के अंदर में, उसका विचार करना चाहिए। तो ये पराशर जी क्या कहते हैं, कुंडली के अंदर और एसेंडेंट को लेकर जो अरिष्ट भाव जो कुंडली के अंदर पैदा होता है, उसका विचार करना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद ही जो 12 भावों का फल क्या देने वाला है, कैसे मिलने वाला है, इसका विचार करना चाहिए। और उसके बारे में फिर बाद में जातक को बताना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। चतुर्वशति वर्षाणि यावत् गच्छन्ति जन्मतः जन्मदिष्टं तु तावत् स्यादायुर्दायं च चिंतयेत। देखिए, अभी यहाँ पराशर जी कहते हैं, जो एविल जो फॉर्म करता है, जो अकाल जीविका जो फॉर्म करता है, जो जीवन का घात होता है, जीव का घात होता है, वो जो है वो रहता है उम्र के 24वें साल तक में। जातक का जन्म जब होता है, जन्म से लेकर 24वें साल तक ये घात घात जो होता है कुंडली के अंदर में रहता है अंदर। और ये इनका कहना है कि इस उम्र तक जी कोई भी जातक का आयु का आलेखन नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। देखिए, इसका तात्पर्य ये भी बनता है कि जैसे हम लोग ने देखा है कि ये जो भविष्य है, ये क्या है, ये होरा है, गणित है और संहिता है। अभी इसमें गणित अगर किसी का अच्छा होगा होरा का फॉर्म करने में, अगर वो 24 साल की कोई भी अगर कुंडली का एनालिसिस ले पाता है बरोबर से एकदम, तो ही वो जो है एस्ट्रोलॉजर जो है, वो जातक के आयु का संकेत दे सकता है, अलॉन्गिविटी का संकेत दे सकता है। ऐसा इसका मानना मानना है। षष्टाष्टरिष्वगश्चन्द्रः क्रूरे खेटश्च वीक्षितः आतस्य मृत्युधः साध्वष्टर्षै शुभेक्षितः शशि वन्मृत्युदः सौम्यक्षिद्राकः क्रूरवीक्षितः शिशोर्जातस्य मासेन लग्ने सौम्य विवर्जिते।
यस्य जन्मनि घिस्याः स्यु सूर्यांकिन्दु पूजामघा तस्य त्वाशु जनित्री च भ्राता च निधनं व्रजेत पापेक्षितो युतो भौमो लग्नगो न सुभिक्षित मृत्युवस्तमस्तोपि सौरे नारकेण वायुता। अभी श्लोक 3 से लेकर 6 में पराशर जी ने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने श्लोक में कहा है कि चंद्र जो है, जो शशि है, शशि यानी कि चंद्र, चंद्र अगर क्रूर विक्षता यानी कि अगर वो क्रूर यानी कि त्रिग में बैठते हैं, जैसे हमने देखा है इसके पहले कि जो भाव है 12 भाव है उसके भी अलग से नाम है। जैसे है केंद्र में कौन से घर आते हैं, कोण में कौन से घर, त्रिकोण में कौन से घर आते हैं, त्रिग में कौन से घर आते हैं, एविल इफेक्ट जो करने वाले हैं, उपाच्य कौन से, ये हमने देखा है। अभी इसमें उन्होंने कहा है श्लोक में कि शशि अगर क्रूर विक्षिता यानी कि क्रूर में अगर बैठे शशि और उनके ऊपर कोई मैलिफिक यानी कि पाप ग्रह यानी कि पाप ग्रह का अगर दृष्टि पड़ता है उस भाव में, तो क्या होता है कि जातक या बालक का मौत तुरंत हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इस प्रोसेस में अगर पाप ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ता है, अगर अगर बेनिफिक ग्रह का दृष्टि पड़ता है या फिर सौम्य ग्रह या बोलो उसको अच्छे ग्रह का अगर दृष्टि पड़ता है, तो जातक जो है 8 साल तक जीता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर इसी भाव में, जो त्रिक भाव में कोई भी बेनिफिक अगर प्लैनेट अगर है, उसके ऊपर भी यदि कोई अगर पाप दृष्टि पड़ता है, किसी का पाप ग्रह का या कुग्रह का दृष्टि पड़ता है या मैलेफिक ग्रह या मारक ग्रह का दृष्टि पड़ता है, तो वो जातक का जन्म जो है वो 1 महीने तक में बालक जीता है, उसके बाद में वो मर जाता है, ऐसा इनका कहना है। अभी ये था हमारा जो श्लोक है, श्लोक फॉर्म और उसका एक्सप्लेनेशन। ये अभी हम लोग देखेंगे, एक कुंडली को एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि क्या कहना चाहते थे पराशर जी, कुंडली में इसको कैसे देखते हैं, और इसका विश्लेषण हम कुंडली द्वारा कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए अभी इसमें ट्रांसलेशंस जो है इंग्लिश में है। हमारे कोई कोई जो है, जो फ्रेंड्स है जिनको, जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो उनके लिए ये ट्रांसलेशंस वो पढ़ सकते हैं उसको लेके। और ट्रांसलेशन का जो मैं विवरण जो करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल विद अ कुंडली, वो भी देख लेते हैं तो क्या कहते हैं पराशर जी इस श्लोक के रिलेटेड। अभी देखिए कुंडली है, कुंडली में असेंडेंट है, यानी कि देखिए पहला भाव जो होता है असेंडेंट का होता है, वो आप सब जानते ही है। अब इसमें श्लोक 3 में और श्लोक 4 में उन्होंने कहा है शशि अगर क्रूर विक्षता यानी कि शशि अगर सब जो त्रिक भाव है, त्रिक भाव हमारे कौन से होते हैं 3, 6 और 8। देखिए अगर ये मून यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, ये भाव में है 6 में, 8 में या 12 में है, और इसके ऊपर कोई कुदृष्टि अगर पड़ती है, कोई ग्रह की, कोई मारक ग्रह की दृष्टि पड़ती है, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, या इन घरों में कोई भी भाव से आइदर ऑफ द घर इसमें अगर पाप दृष्टि पड़ती है, तो पराशर जी ने कहा है कि जातक का जो है, जो बालक का जन्म है वो तुरंत हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। अगर देखिए इसमें एक और तात्पर्य है, अगर एसेंडेंट में कोई बेनिफिक नहीं बैठा है, अगर कोई एसेंडेंट में अगर कोई बेनिफिक बैठा है, तो फिर ये जो है ये काम नहीं करेगा, ये जो है ये एविल उसका कोई एसेंडेंट में अगर बेनिफिक बैठा है तो ये अरिष्ट भाव जो है कुंडली का वो निकल जाएगा, ऐसा उनका कहना है। देखिए अभी सेम एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मून अगर इस भाव में बैठे त्रिक भाव में, और अभी मैलिफिक ना होकर बेनिफिक का एस्पेक्ट अगर मून पे गिरते हैं, यानी कि कारक ग्रह अगर देखते हैं मून को, अच्छे ग्रह अगर देखते हैं मून को, दृष्टि उनकी होती है, तो क्या होता है, ये जो जातक है, जातक जो है वो एट द एज ऑफ 8 मतलब 8 साल तक उसका जीवन बना रहता है, ऐसा कहा है पराशर जी ने। अगर इसमें भी अगर बेनिफिक बैठ गया तो ये दोष निकल जाता है। अगर उन्होंने क्या कहा है, बेनिफिक अगर है, इस भाव में अगर कोई बेनिफिक घर बैठा है, और अगर मैलिफिक एक्सपेक्ट यानी कि अगर उनका पाप मारक एक्सपेक्ट जो है, मारक ग्रह की दृष्टि अगर पड़ती है या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो इस केस में भी क्या होता है, जातक जो है वो 1 महीने में उसका डेथ हो जाता है। अब इस श्लोक 5 में उन्होंने कहा है
सूर्यार किंदु कुजामगा, देखिए अभी एसेंडेंट से सूर्य, सूर्यार किंदु कुजामगा, सूर्य, सूर्यार किंदु यानी सूर्यपुत्र और कुजा यानी कि मार्स, अगर ये एसेंडेंट से पांचवें भाव में बैठते हैं तो कहते हैं कि जनित्री च भ्राता च मृत्यु व्रजेत, मतलब जनित्री यानी कि माता या भ्राता का मृत्यु उनका निश्चित है, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रोवाइडेड, अगर इसमें भी अगर कोई बेनिफिक अगर बैठ जाता है तो ये दोष निकल जाता है। अभी छठवें श्लोक में पराशर जी ने कहा है कि पापेक्षितो युतो भौम, यानी कि अभी भौम यानी कि मार्स या उनके ऊपर कोई पाप दृष्टि पड़ती है, अगर उनकी युति होती है सूर्य या सैटर्न से, युति होती है सूर्य या सैटर्न से, या तो वो पहले भाव में एसेंडेंट में अगर हो या तो फिर आठवें भाव में अगर हो, और इनके ऊपर अगर कोई पाप दृष्टि पड़ती है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है या मारक ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो उन्होंने कहा है कि जातक की मृत्यु तुरंत हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ के अगर वो तारक ग्रह की दृष्टि अगर पड़ती है, बेनिफिक ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो ये दोष वो निकल जाता है, ऐसा उनका कहना है। चंद्र सूर्य ग्रहे राहुश्चंद्र सूर्य युतो यदि सौरी भौमेक्षितम लग्नम पक्ष में कंस जीविति कर्मस्थाने स्थित सौर्हि शुक्रस्थाने कलानिधि क्षितिज सप्तस्थाने सह मात्रा विपद्यते लग्ने भास्कर पुत्रश्च निधने चंद्रमा यदि तृतीयस्थो यदा जीव स यति यम मंदिरम होरायां नवमे सूर्यः सप्तमस्थ शनैश्चरः एकादशे गुरु शुक्रो मासमेकं स जीविति व्यये सर्वे ग्रहान्येष्टा सूर्य शुक्रेन्दुरावः विशेषाण्डा सकरतारो दृष्टया वा भंगकारिण। फ्रेंड्स अभी ये श्लोक है 7 से लेके 11, अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं इन द कुंडली, अभी कुंडली के भाव चार्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि इसका भावार्थ क्या कहना चाहता है पराशर जी इन श्लोकों द्वारा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं ये सारे जो है इसका मीनिंग कैसा है और क्या कहना चाहते हैं पराशर जी इन श्लोकों द्वारा, मैं आपको अगले स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स अभी ये श्लोक 7 इसके बारे में क्या कहते हैं कि राहु चंद्र सूर्य युतो, मतलब राहु चंद्र और सूर्य का अगर युति बनता है और वो कुंडली में किसी भी भाव में अगर बैठे, किसी भी भाव में अगर कुंडली में बैठते हैं और जो शनि और मंगल की अगर दृष्टि एसेंडेंट पे अगर पड़ेगी तो क्या कहा उन्होंने, पक्ष में का सजीवती, वह पक्ष तक ही, एक पक्ष का ड्यूरेशन ही रहता है उस जातक के पास जीने का, मतलब वो पक्ष तक ही जीता है। पक्ष यानी कि क्या है, देखिए पक्ष का ड्यूरेशन है 15 दिन का, और ये उन्होंने कहा है कि चाइल्ड विल लिव अप टू द फोर्थ नाइट, यानी कि देखिए अभी पक्ष हमारे कैसे है, पक्ष का हमने देखा है ड्यूरेशन कैसे होता है कि एक अपना होता है कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, और ये पक्ष जितना ही वो जातक जीता है, ऐसा इस श्लोक द्वारा उन्होंने समझाया है। अभी इस श्लोक में श्लोक 8 में अभी उन्होंने क्या कहा है, कर्म स्थान, कर्म स्थान कौन से हो गए, आपने 10वें भाव जो है कर्म स्थान हो गया, और शत्रु स्थान यानी कि 6वां भाव जो है एनिमी का है, हमने देखा था, और क्षितिज सप्त स्थान है, क्षितिज यानी कि मार्स जो अगर सप्त स्थान में अगर बैठे हैं तो इसमें क्या है, जातक जो है माँ के साथ, मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला होता है और माता गर्भोदर होती है, तो या तो फिर वो माँ और बच्चों का दोनों का एक साथ में निधन हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए श्लोक 9 में उन्होंने क्या कहा है, लग्ने भास्कर पुत्र से, लग्न में यानी कि एसेंडेंट में अगर शनि अगर बैठे भास्कर पुत्र, निधने चंद्रमा यदि, निधने यानी कि 8वें स्थान जो निधन स्थान है हमारा डेथ का जो है, वो अगर 8वें में चंद्रमा है, और तृतीय यदा जीव तृतीय स्थान में यानी कि जुपिटर अगर 3rd भाव में बैठे हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि विल गो टू अबोर्ड ऑफ यम मंदिरम, ये जो जातक है यम के मंदिर में जाने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा उनका कहना है।
देखिए अभी श्लोक 10 में उन्होंने क्या बताया है, होराया नौ में सूर्य, नौ में अगर सूर्य है, सप्तमस्त शनिश्चर, सातवें भाव में अगर शनि बैठे हैं, एकादशी गुरु शुक्रो, तो गुरु और शुक्र 11वें भाव में अगर बैठे हैं, तो ये मास में का सजीवित है, मतलब एक मास ही इसका जो है, एक मंथ ही इस जातक का लाइफ रहता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब इसमें देखिए क्या होता है, व्यय सर्वे ग्रह निष्ठा, व्यय यानी कि व्यय स्थान कौन सा, हमारा 12वां स्थान है। सूर्य शुक्रेंदु राहु, अभी इस भाव में मार्स जुपिटर ये लुमिनरीज अगर बैठे हैं, सन मून वीनस एंड राहु, कोई भी ग्रह अगर इसमें बैठता है, कोई भी 9 के 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर इसमें बैठता है, तो जातक का शॉर्ट लाइफ होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। खास करके अगर समझो ये अगर सन मून एंड वीनस एंड राहु जो लुमिनरीज प्लैनेट है, अगर ये इसमें बैठ गए तो जातक का छोटा लाइफ होता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, विशेषान्ना सरका तारो दृष्टया, अभी क्या है, अगर ये बैठे हैं इसमें, खास करके ये लुमिनरीज अगर बैठे हैं, तो जातक का वेरी शॉर्ट लाइफ रहता है। अगर इसमें से सन मून राहु ये लुमिनरीज कोई भी एक ग्रह अगर उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है, तो इसका क्या कहा उसने, दृष्टिया व भंग कारिणा, अगर उसकी दृष्टि वहाँ पड़ती है तो ये जो योग है शॉर्ट लाइफ का योग, वो भंग हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। पापान्वित शशि धर्म है, द्युन लग्नो गतो यदि, शुभे रवेक्षित युतस्तदा, मृत्युप्रद शिशो। अभी क्या कहा है इसमें पराशर जी ने, ये पापान्वित शशि यानी कि अगर शशि यानी कि मून का अगर किसी पाप ग्रह के साथ में, या कोई मेलेफिक या तो फिर मारक ग्रह के साथ में उसका युति बनते हैं, तो अगर इसका अगर एसेंडेंट लग्न स्थान में या सप्त स्थान में या एसेंडेंट या कर्म स्थान में, अगर इसका धर्म कर्म स्थान में अगर उसका युति अगर बनता है, तो पराशर जी ने कहा है ये अकाल मृत्यु को आमंत्रण करने वाला योग बना है मून का, ऐसा उनका कहना है। देखिए अगर इसके अंदर में कोई बेनिफिक या कारक ग्रह का अगर दृष्टि होता है, तो ये योग का है ना खंडन हो जाता है, तो उसमें उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई अगर बेनिफिक इसका एक्सपेक्ट नहीं करता है या कोई युति नहीं करता है इसके साथ में, तो ये जो है ये योग जो बनता है चंद्र का, इस घरों में ये अकाल मृत्यु का आमंत्रण लेने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। संध्याया चंद्र होरायान खंडान्ते निर्णाय वै, प्रत्येकम चंद्र पापेश्च केंद्र गई स्वाद्वी नाशनम। इसका तात्पर्य क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं प्री मैच्योर डेथ यानी कि अर्ली डेथ के बारे में बताया, अकाल मृत्यु के बारे में उन्होंने बताया। और इन्होंने क्या बताया, ये 3 योग है जिसके वजह से जातक का अकाल मृत्यु होता है। क्या बताया उन्होंने, संध्यायान चंद्र होरायान गंडांते, चंद्र एक तो है संध्या का समय है, और चंद्र अगर होरा में है तभी, या गंडांत में है, चंद्र अगर गंडांत में अगर रहता है, तो ये योग के अंदर में, और चंद्र अगर पाप घर के संयोग में अगर केंद्र में बैठे हैं, तो इसके योग से भी ये अकाल मृत्यु होता है, ऐसा इन्होंने बताया था। अभी देखो गंडांता क्या है, गंडांता अभी आगे मैं आपको बताता हूँ गंडांता क्या है। अभी हमने देखा था ये नक्षत्र, जब मैंने किया था तब मैंने सेम चार्ट में मैंने आपको बताया था कि नक्षत्र है, राशि और पदार्थ है। अभी गंड जो है योग है, योग कैसे बनता है, वो फायर यानी कि अग्नि तत्व राशि जो होती है और जल तत्व राशि होती है, इनके जो जंक्शंस होते हैं, इनके जंक्शंस में वो गंड योग बनता है। अभी एक एग्जांपल देखिए अभी कैसा है, अभी एक गंड योग पहला पदा है किसका, अश्विनी का। अश्विनी किसकी है राशि, ये मेष की राशि है, मेष जो है अग्नि तत्व राशि है। और जो दूसरी है वो चौथा पदा अबाउट रेवती, रेवती कौन किसकी राशि है, मीन राशि की, मीन राशि का है। तो ये जो है अग्नि और ये जो जल राशि है, ये दोनों के जंक्शन जो दिख रहे हैं आपको जीरो के अंदर में, 29 डिग्री जो है पाइसेस यानी मीन राशि का, और 1 डिग्री जो है 29 के बाद में, और 1 डिग्री मेष के बाद में, ये जो जंक्शन है 29 to 1 का जंक्शन है, इसमें बनता है ये गंड योग बनता है इसके अंदर में। ये रहा, ये गंडा गंडा पॉइंट है, गंडंता पॉइंट है।
गंडन तक पॉइंट पे अगर इस पोजीशन में अगर मून अगर आता है, देखो इस पोजीशन में सारे ग्रह आते हैं, अगर मून इस पोजीशन में आता है तो वो गंडंत योग में आता है। अभी दूसरा गंडंत योग बनता है दूसरे जो है यहाँ पर, ये सेकंड गंडंत पॉइंट है। और तीसरा गंडंत पॉइंट जो बनता है वो है 240 डिग्रीज में। अब ये वही पॉइंट है जहाँ पर जो ट्रांजिशंस होता है राशियों का, फ्रॉम फायर एलिमेंट टू वाटर एलिमेंट। रवेस्तु मंडलार दास्तात सायं संध्या त्रिनाड़िका तथैवार्धात दयात पूर्व प्रात संध्या त्रिनाड़िका। अभी यहाँ पराशर जी ने बताया है अबाउट टाइम, जो टाइम है जो जो घटिका है, यानी कि क्या बताया ना, प्रात और संध्या के बारे में बताया। अभी देखिए सूर्योदय से पहले, सूर्य दिखने से पहले जो काल है उसको प्रात बोलते हैं, और सूर्यास्त के बाद में जो काल है उसको बोलते हैं संध्या बोलते हैं। अभी इस काल के अंदर में, इस पीरियड में अगर किसी भी जातक का जन्म होता है, मतलब इस पीरियड के अंदर में, कौन से पीरियड में, सूर्योदय से 3 घटिका पहले, सूर्योदय होने के 3 घटिका पहले, यानी कि 72 मिनट का, देखिए 1 घटिका यानी कि 24 मिनट का होता है, तो 3 घटिका यानी 72 मिनट्स, और सूर्यास्त के बाद में 3 घटिका यानी 72 मिनट सूर्यास्त के बाद अगर इस काल में किसी भी जातक का, किसी भी शिशु का जन्म होता है तो वो अल्प आयु का कारण बनता है, वो लॉन्गेटिविटी के लिए अच्छा नहीं है बालक के, ऐसा उन्होंने बताया। चक्र पूर्वा परार्धेषु क्रूर सौम्येषु कीटवे लग्न गए निधनम याति नात्र कार्य विचारणा। अभी इसमें बताया उन्होंने कि क्या बताया इन्होंने कि स्कॉर्पियो लगन की जो कुंडली है, यहाँ पर देखियो, यहाँ पर उन्होंने बताया 2 ग्रह के बारे में, एक तो क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह है। स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में अगर सारे बेनिफिक, अगर ये ऑक्सीडेंटल हाफ और सारे मेलिफिक जो है ये ओरिएंटल हाफ में इस प्रकार से अगर बैठ जाते हैं, यानी कि सारे जो क्रूर ग्रह है वो पूर्व पार्ट में बैठ जाते हैं, और सारे जो बेनिफिक है यानी कि सौम्य ग्रह अगर यहाँ बैठ जाते हैं, तो इसके अंदर में कोई दो राय नहीं कि उस जातक का मरण बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसा उन्होंने बताया। व्यय शत्रु गतय क्रूरन मृत्यु द्रव्य गतैरपि पापन्य गते लग्ने सत्यमेव मृत्युम वदेत। अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, जो भावों के बारे में बताया है कि एक तो व्यय स्थान है और एक है शत्रु स्थान जो है 6 नंबर, व्यय स्थान 12 नंबर का घर है, और मृत्यु जो है 8 नंबर का घर है, और द्रव्यों का जो है वो 2 नंबर घर है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब इन भावों में अगर कोई पाप ग्रह अगर बैठा है और वो अगर एसेंडेंट यानी कि लग्न को अगर वो घेरे में ले लेता है या उसके अंदर में गोट लगा देता है उसका लग्न में, तो उनका कहना है कि अकाल मृत्यु का कारण बनता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इसके अंदर में भी ऐसा है कि 5 डिग्री जो है कि अंदर अगर है उनका, अगर वैल्यू 5 डिग्री से कम रहेगा तो ये काफ़ी असरदार होता है, अगर डिग्रियाँ बढ़ गई तो थोड़ा सा इसका असर कम होता है, ऐसा इनका कहना है। लग्न सप्तभागो पापौ चंद्रोपि क्रूर संयुक्त यदा नावेक्षित सौम्य शीघ्रान मृत्युर्भवेत्तता। अभी इसमें कहा है पराशर जी ने कि ये अगर लग्न भाव में अगर मेलेफिक घर बैठा है, पाप ग्रह बैठा है, और 7वें भाव में भी अगर पाप ग्रह बैठा है, और मून इनके साथ में अगर कंजेंट हो रहा है दोनों मेलेफिक के साथ में, या 7वें भाव में या तो फिर पहले भाव में, तो इस जातक का जो अकाल मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा इन्होंने बताया है। अगर इसके ऊपर कोई कारक दृष्टि अगर नहीं पड़ती है, अगर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, तो इसका मृत्यु होना निश्चित है। क्षीणे शशिनी लग्नस्थे पापे केन्द्रष्ट संस्थित यो जातो मृत्यु मापनोति स विप्रेश न संशया। अभी इधर उन्होंने कहा है, पराशर जी ने कहा है क्या, कि अगर डिक्रीजिंग मून यानी कि कृष्ण पक्ष के अगर मून होते हैं वो डिक्रीजिंग मून होते हैं, अगर वो एसेंडेंट में है, केंद्र में या मृत्यु भाव में अगर कोई भी मारक ग्रह या फिर मेलिफिक प्लैनेट अगर बैठा है, तो ये जो है भाव, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस आदमी का मृत्यु निश्चित है, जल्द जल्द मृत्यु निश्चित है।
पाप योग मध्यगश्चंद्रो लग्नाष्टान्ति मसप्तमः अचिरा मृत्युन्माप्नोति यो जातस शिशुस्तदा। अभी इसमें क्या कहते हैं, अगर मून अगर एसेंडेंट में बैठे हैं तो अभी क्या है, आठवां भाव जो है वो अगर दो मेलिफिक में अगर वो घेरे में आ जाता है, या तो दो मेलिफिक उसके घेर लेते हैं आठवें भाव को, या दो मेलिफिक 12वें भाव को घेर लेते हैं, या दो मेलिफिक 7वें भाव को घेर लेते हैं, इस स्थिति में अगर योग बनता है कुंडली का, तो पराशर जी कहते हैं कि ऐसा जो है जातक ही विल कॉन्फर्ट टू प्रीमैच्योर डेथ, उसका अकाल मृत्यु का कारण बनता है, ऐसा उन्होंने बताया। पापद्वय मध्यगति चंद्रे लग्ने समाश्रिते सप्तष्ट शेत पापेन मात्रा सह मृतः शिशु। अभी यहाँ इन्होंने बताया है, अगर मून अगर एसेंडेंट में है और वो दो पाप ग्रह के बीच में घेरे हुए है, और इसके साथ ही 7वें और 8वें भाव में भी जो है, 7वें 8वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह अगर होता है तो जो बालक है, बालक का मरण तुरंत हो जाता है माता सहित, ऐसा उन्होंने बताया इसमें। शनैश्वरार्क भौमेषु हरीश्वधर्माष्टमेषु च समय रविष्यमाणेषु यो जातो निधनं गतः। अभी यहाँ पर पराशर जी ने कहा है कि अगर सैटर्न सन मार्स अगर ये भाव में बैठते हैं, 8 9 और 12 के भाव में बैठते हैं, और इनके ऊपर कोई भी बेनिफिक एस्पेक्ट अगर नहीं है, कोई देख नहीं रहा है इनको, कोई बेनिफिक ग्रह उनको देख नहीं रहा है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे योग में उन्होंने कहा है कि जातक जो है, जो बालक जो है, उसका मृत्यु इंस्टेंट मृत्यु हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। यद्रेष्काणे च या मित्रे यस्य स्याद्यारुणो ग्रह क्षीणचंद्रो विलग्नस्तः सद्यो हरति जीवितम। अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है, क्या कहा है इन्होंने, कि अगर 7वें भाव में कोई अगर मेलेफिक अगर ग्रह बैठा है, यानी कि अगर मारक ग्रह बैठा है और इंक्रीजिंग डेसिनेट है, और मून अगर डिक्रीजिंग है यानी कृष्ण पक्ष के चंद्र है, तो ऐसे योग में क्या होता है, जो जातक है उसकी शीघ्र मृत्यु होती है, ऐसा उन्होंने। अपक्लीमस्थितः सर्वे ग्रहा बल विवर्जिता सस्मांस व द्विमांस व तस्मायुम समुदाहतम। अभी किसे कहा है इन्होंने कि अगर अपुक्लिमा है, जैसे अभी लोगों ने देखा था अपुक्लिमा 3 6 9 और 12 जो है भाव है, इसको कहते हैं अपुक्लिमा। हमने ये देखा था अपने पिछले वीडियोस में। देखिए अभी इस भाव में अगर कोई भी ग्रह अगर बैठा है और वो उसके अंदर में कोई बल नहीं है, यानी कि अगर बलहीन अगर कोई ग्रह बैठा है इसके अंदर में, तो इससे योग में क्या कहा उन्होंने कि ऐसे योग में या सस्मांसम व द्विमांसम, या 6 महीना या 2 महीने तक का आयु उसका होता है उस जातक का, ऐसा उन्होंने बताया। त्रिभिः पाप ग्रहे सुतो चंद्रमा यदि दृश्यते मातरो नाशो भवेत् तस्य शुभ दृष्टि शुभम वदेत। अभी क्या कहा है इन्होंने, देखिए पराशर जी ने कहा है, अगर 3 अगर पाप ग्रह अगर एसेंडेंट की अगर वो दृष्टि डालते, पाप दृष्टि डालते हैं, और चंद्र जो है वो एसेंडेंट में यानी बर्थ प्लेस में अगर है, तो उन्होंने कहा है कि माँ के लिए अच्छा नहीं है, माँ की मृत्यु होने का चांसेस है, तुरंत मृत्यु होने का चांसेस है, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर मेलिफिक की जगह अगर बेनिफिक ग्रह अगर होएगा तो माँ के लिए काफ़ी शुभदायक रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। धने राहु बुध शुक्र शौरी सूर्यो यदा स्थितः तस्य मातुर्वे मृत्यु मृते पीतरी जायते। अभी कैसे कहा है इन्होंने कि देखिए अगर धन भाव में राहु सूर्य वीनस और बुध और सैटर्न अगर इनका योग बनता है, अगर इनका युति बनता है, तो पराशर जी ने कहा है कि इसका जो है बालक का जो जन्म है वो पिता की मृत्यु के बाद ही होता है, और माता भी जो है जल मृत्यु को पा लेती है, ऐसा उन्होंने बताया। पापात् सप्तमरंध्रस्ते चंद्रे पाप समन्विते बलिभिः पापकै दृष्टि जातो भवति मातरः। अभी यहाँ उन्होंने कहा है कि सप्त भाव और 8वें भाव में
अगर चंद्र पाप समन्वित है, यानी पाप के साथ में अगर चंद्र बैठे हैं, पाप ग्रह के साथ में अगर चंद्र बैठे हैं और उनके ऊपर एस्पेक्ट दृष्टि, पाप दृष्टि पड़ रही है। देखो अभी मेलेफिक की बल भी ही पाप दृष्टि, यानी कि अगर बलीन पाप दृष्टि है, स्ट्रॉन्ग मेलेफिक की अगर दृष्टि अगर पड़ती है तो उन्होंने कहा है कि माता का अंत निकट है, माता तुरंत मृत्यु को पाती है, ऐसा उन्होंने बताया। उच्चस्तो वात नीचस्य सप्तमस्तो यदा रवि पापहीनो भवित बाल अजाक्षीरेण जीविति। यहाँ पर उन्होंने बताया है उच्च स्थित और नीच स्थित अगर यदि रवि है, यदा रवि, तो वो जो बाल है, जो बालक है, वो किसके ऊपर, माँ की दूध के ऊपर नहीं जी पाता है, वो जीता है बकरी की दूध के ऊपर, ऐसा उन्होंने बताया। उसको ये स्थिति में उसका ऐसा बनता है कि वो माँ के दूध का उसका योग नहीं मिलता है और अपना निर्वहन करने के लिए बकरी का दूध उसको देना पड़ता है। देखिए अभी ये पोजीशन है डबलेटेड पोजीशन, क्योंकि सूर्य लिब्रा में वो डबलेटेड पोजीशन पे रहता है और 7वें भाव में है, और सूर्य जो है एक्सल्टेड पोजीशन है जो है 7वें भाव में इन एरिस। ऐसा ऐसा है पराशर जी का कहना। चंद्रा चतुर्थग पापो रूप क्षेत्र यदा भवेत तदा मातृवदम क्रियात क्रूर्यात केंद्रे यदि शुभो न चेत। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या है, चंद्र से चतुर्थ का, चंद्र से चतुर्थ भाव में, यानी कि चौथे भाव में अगर एक मेलेफिक बैठा है और एक एनिमी के साथ में बैठा है चौथे भाव में, और इसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि अगर नहीं है, तो इस एंगल में, इस केस में उन्होंने कहा है कि जो जातक है, जो बालक है, उसके कोख में ही माँ की मृत्यु हो जाती है, ऐसा उन्होंने बताया। द्वादशे रिपुभावे च यदा पाप ग्रहो भवेत तदा मातुर्भयम विद्या चतुर्थे वशमे पितुः। अभी इनका कहना है कि अगर ये एसेंडेंट की कुंडली के अंदर में 6वें और 12वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह यानी कि मेलेफिक अगर प्लैनेट अगर बैठा है तो वो माता के लिए अच्छा नहीं होता है, और चौथे और 10वें भाव में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो वो पिता के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसा उन्होंने बताया। लग्ने क्रूरो व्ययी क्रूरो धने सौम्य यस्तथैव च सप्तमे भवने क्रूर परिवार क्षयंकर। अभी इन्होंने क्या बताया है, अगर मरकुरी सौम्य स्थैव च, यानी कि धन में अगर मरक्यूरी है और लग्न में सप्तम भाव में और व्यय भाव में अगर सप्तमे भवने क्रूर, अगर मरकुरी दूसरे भाव में बैठे हैं लग्न में सप्तम भाव में, और अगर 12वें भाव में अगर क्रूर प्लैनेट यानी कि पाप ग्रह बैठे हैं, मेलेफिक प्लैनेट अगर बैठे हैं, तो ऐसा अगर जातक का योग बनता है कुंडली के अंदर में, तो वो पूरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, वो पूरे परिवार का नाश करने वाला है, ऐसा उन्होंने बताया। ये परिवार के लिए दुर्योधन बन जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। लग्नस्थे च गुरो सौरो धने राहो तृतीयगे इति चेन काले त्यान माता तस्य न जीवती। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, लग्नेश में अगर गुरु हो है, सौर्य अगर धन में है और राहु अगर तृतीय स्थान में है अगर है, तो ऐसे योग के अंदर में उन्होंने कहा है कि उस माता का, उस जातक की माता का मृत्यु बहुत जल्द होने वाला है, अर्ली डेथ टू द मदर, ऐसा उन्होंने बताया। क्षीण चंद्र त्रिकोणस्थयी पापै सौम्य विवर्जितई माता परितेजेन्द्र बालम सस्मांताश्च न संशया। अब इसमें कहा है कि अगर क्षीण चंद्र यानी कि अगर मेलेफिक प्लैनेट त्रिकोण में बैठे हैं, 5, 9 और 1 जो है त्रिकोण भाव है, अगर एसेंडेंट में अगर क्षीण चंद्र यानी कि डिक्रीजिंग मून अगर बैठे हैं, तो ऐसे योग में क्या है कि माता जो है अपने बच्चे का त्याग कर देती है, ऐसा उन्होंने बताया। एकांशकस्ततौ मंदारो यत्र कुत्रस्ततौ यदा शशिकेन्द्र गतौ तौ व द्विमातृभ्यां न जीविति। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि अगर मार्स और सैटर्न अगर केंद्र में है विथ रेफरेंस टू मून, अभी देखिए एसेंडेंट से चौथा भाव है माता का है
और मून से चौथा भाव भी माता का है। अगर आप देखो तो यहाँ पर मून से चौथे भाव में मार्स और सैटर्न की जो है युति बनी हुई है, और वो केंद्र में, सारे केंद्र में है। तो ऐसे योग में क्या बताया उन्होंने कि ऐसे बालक का है और उसकी दो माताएं होती है, और ये बालक भी है जो अल्प आयु का रहता है और जल्दी ही मृत्यु को पा लेता है, ऐसा उन्होंने बताया। लग्ने संदो मदे भौमः षष्ठ स्थाने च चंद्रमा इति चे जन्म काले स्यात् पिता तस्य न जीविति। अभी ये श्लोक है 34 से, अभी जो है 34 से 42 तक अभी उन्होंने बताया है कि वो पिता के बारे में बताने वाला है। अभी पिता के लिए घात बना हुआ है इस कुंडली के अंदर में, कैसे देखिएगा। अभी कैसा बताया उन्होंने, अगर शनि लग्न भाव में अगर बैठे हैं, एसेंडेंट में अगर बैठे हैं, और लग्ने संदो मदे भौमा, लग्न के संध में, वो सातवें भाव में अगर भौम यानी कि मार्स अगर बैठे हैं, षष्ठ स्थाने च चंद्रमा, और षष्ठ स्थान में अगर चंद्रमा बैठे हैं, अगर ये कुंडली का योग बनता है तो इस जातक का पिता जो है वो जल्द मृत्यु को पा लेता है, अल्प आयु में मृत्यु को पा लेता है, ऐसा उन्होंने बताया है। लग्ने जीवो धने मंदर विभौम पुदस्तता विवाह समय तस्य बालस्य त्रियते पिता। अभी ये इन्होंने क्या बताया है, देखो लग्ने जीवो यानी कि अगर लग्न में अगर जीव यानी कि जुपिटर अगर बैठे हैं, और दूसरे भाव में अगर सैटर्न सन मार्स एंड मरकुरी का योग बनता है, तो इस समय में उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में इस जो जातक है, ये जातक के पिता का समय इसकी शादी के समय हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी इसके अंदर में आप देखो सैटर्न सन मार्स एंड मरकुरी, सैटर्न सन और मार्स, ये तीनों जो है क्रूर ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है। और अगर क्रूर ग्रह के साथ में अगर बुध भी क्रूर बैठते तो वो भी क्रूर बन जाते हैं, ऐसा इनका स्वभाव है बुध का। तो ऐसे भाव में अगर आप देखो तो सारे क्रूर ग्रह द्वितीय स्थान में अगर बैठे हैं, तो ऐसे समय में उन्होंने कहा है कि पिता का जो है अंत आ जाता है अगर वो जातक का लग्न होता है। सूर्य पापे न संयुक्तो यावा पाप मध्य गह सूर्यात सप्तमगः पापस्तदा पितृवधो भवेत। अभी सूर्य जो अभी इन्होंने क्या कहा है, देखिए अभी ऐसा सूर्य अगर दूसरे भाव में अगर बैठे हैं, और यहाँ से विथ मेलेफिक के साथ यानी पाप ग्रह के साथ में अगर सूर्य का योग बनता है, युति बनता है, या तो फिर दो पाप ग्रह सूर्य को अगर घेरे रहते हैं, और सूर्य से सातवें भाव में भी पाप ग्रह है, तो ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा है कि जो है पिता का वध होने का चांसेस है, पिता की मृत्यु होने की चांसेस है, ऐसा उन्होंने बताया। सप्तमे भवन्ने सूर्य कर्मस्थो भूमिनंदना राहुर्व्यये च यस्यैव पिता कष्टेन जीविति। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया है सप्तमे भवेन सूर्य, अगर सातवें में अगर सूर्य है और कर्मस्थो भूमि नंदन, कर्म में भूमि नंदन यानी कि मार्स है, और व्यय स्थान में अगर राहु है, तो इस स्थिति में उन्होंने बताया है कि पिता कष्टेन जीविति, मतलब पिता के लिए जीना बड़ा कष्ट हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। दशमस्तो यदा भौम शत्रुक्षेत्र समाश्रितः म्रियते तत्वजातस्य पिता शीघ्र न संशया। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि अगर मार्स 10वें भाव में अगर बैठे हैं अपने शत्रु शाइन में, यानी कि देखिए मार्स के सबसे बड़े शत्रु कौन है, बुध है, अगर वो 3 नंबर में अगर बैठे हैं, तो ये पॉसिबल है वर्गों की कुंडली में, जहाँ पर मार्स 10वें भाव में आते हैं शत्रु स्थान में, शत्रु की राशि में, और ऐसी अगर स्थिति बनती है तो उन्होंने कहा है कि पिता की अल्प आयु का या अकाल मृत्यु का कारण बनता है, ऐसा उन्होंने बताया। रिपुस्थाने यदा चंद्रो लग्न स्थाने शनिश्चर कुजस्य सप्तमे स्थाने पिता तस्य न जीविति। अब देखिए यहाँ उन्होंने बताया है, क्या बताया है, रिपु स्थान यानी कि एनिमी के स्थान पे अगर चंद्र है, और रिपु स्थान यदा चंद्रो एनिमी के स्थान पे चंद्र है, लग्न स्थान में शनिश्चर है, और कुछ सप्तम स्थान में है, तो ऐसे अगर कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली का, हेवनली बॉडीज़ का अपने बर्थ चार्ट में, तो ये जो है फादर के आयु के लिए अच्छा नहीं होता है, तो फादर की जो आयु है वो अल्प आयु हो जाती है, ऐसा उन्होंने बताया है। और अल्प आयु के लिए, अल्प आयु के अंदर ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
भौनान् सकस्थिते भानो शशिन्नान् च निरीक्षिते प्राञ्जन्मनो निवृत्तिः स्यान्मृत्युर्वापि शिशोपितु। अभी इन्होंने इसमें क्या कहा है कि अगर एरिस या स्कॉर्पियो का अगर नवमांश कुंडली के अंदर शनि, स्कॉर्पियो का सन और शनि का योग ऐसा बनता है कि शनि की दृष्टि अगर सन पे होती है इस नवमांश कुंडली के अंदर में, तो उन्होंने कहा है कि पिता जो है वो फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं, या तो फिर जो बालक है कि पैदा होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती, ऐसा उन्होंने बताया। चतुर्थे दशमे पापो द्वादशे च यथा स्थितो पीतरम मातरम हत्वा देशा देशोंतर व्रजेत। अभी यहाँ पर इन्होंने बताया, देखिए अभी चतुर्थ भाव में, दशम भाव में या द्वादश भाव में अगर मैलेफिक प्लैनेट या पाप ग्रह अगर बैठे हैं, तो ये ऐसा योग बनता है कि अपने बच्चों को छोड़कर और उसके अपने अपने राम भरोसे छोड़ के बच्चों को, या तो उतने अपने तकदीर पे छोड़ के भरोसे को, माता जो पिता जो है देश विदेश में भ्रमण करते रहते, ऐसा उन्होंने बताया। राहु जीवो रिपुक्षेत्र है लग्ने वाश चतुर्थ के त्रयोविंशमे वर्षे पुत्रस्तातन च न पश्यति। अभी क्या कहता है, देखिए अभी कैसे है, राहु और जुपिटर अपने एनिमिकल साइन में या तो एसेंडेंट में या तो चतुर्थ भाव में अगर बैठते हैं, तो क्या वो योग बनता है कि पिता अपने पुत्र का 23वें वर्ष तक, जब तक पुत्र 23 साल का नहीं होता है तब तक पुत्र जो है पिता से नहीं मिल पाता है, ऐसा इनका कहना है। भानु पिता च जंतूनां चंद्रो माता तथैव च पाप दृष्टि युतो भानु पाप मध्य गतोऽपि वा पितृष्टम विजानीय शीर्षोर्जातस्य निश्चितम् भानो षष्ठष्टमक्षरशै पापै सौम्य विवर्जितै सुख भाव गतेर्वापि पितृष्टम निर्दिशेत एवं चंद्राससितै पापैर्मातु कष्टं विचारयेत् बला बल विवेकेन कष्टं वा मृत्युमा दिशेत। अभी इसमें उन्होंने बताया है, क्या बताया, भानु पिता जंतुना ने, भानु यानी कि जो सन है वो पिता के कारक है, चंद्रो माता तथैव, चंद्र जो है माता के कारक है। पाप दृष्टि ये तो भानु, अगर भानु पाप दृष्टि में अगर आते हैं तो वो या पाप मध्योगतोप्य, या पाप के अंदर में घेरे रहते हैं, पाप ग्रहों में घेरे रहते हैं, तो पितरिष्टम विजानीय, पिता के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, वो पिता के लिए रिष्ट भाव पैदा करता है, ऐसा उनका कहना है। अभी बानो षष्ठम अक्षरशाय, अभी षष्ठ यानी कि छठवां, अष्ट यानी कि आठवां, मक्षर यानी कि उनके इफेक्ट के ऊपर, उनके इफेक्ट से जो है, सूर्य के इफेक्ट से, भानु के इफेक्ट से सौम्य विवर्जित है, अगर वहां बैठे हैं षष्ठ में, अष्ट में और शुक भाव में बैठे हैं, तो पितृरिष्टम विनिर्दिशेत, मतलब कैसा है कि पिता के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। एवं चंद्र स्थित पापर मातु कष्टम विचार है। अभी सेम भाव अगर माता के लिए भी है, ऐसा अगर माता के भाव में अगर वो पाप की दृष्टि माता यानी कि चंद्र पर पड़ती है, तो उनके लिए भी ये सेम इफेक्ट लागू होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी बला बल विवेकीन, अभी वो भी डिपेंड करता है क्या बल है। अभी देखो, अभी अगर पाप में अगर घेरे हैं, पाप ग्रहों में अगर घेरे हैं, तो उनका बल कैसा है। अभी जैसे हमने देखा था कि 5 का जो बल है, 1 से 5 के अंदर में डिग्री में अगर वो बैठे हैं, तो ये बहुत अशुभ योग है, एकदम उनका एकदम एकदम वो इफेक्टिव है। और इसके अंदर में जैसे बल होता है, वैसे उनका मृत्यु माँ दिशेत, मतलब वो मृत्यु को भी पा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब श्लोक हमने जो देखा है, तो वो कुंडली में कैसे देखते हैं जरा समझ लेते हैं। देखिए अभी क्या कहा उन्होंने, अगर सूर्य के भाव में, छठवें घर भाव में अगर कोई मैलेफिक ग्रह है, या सूर्य के भाव में अगर 8वें घर में अगर मैलेफिक है, और सूर्य के भाव में
अगर चौथे घर में सुख भाव में अगर कोई मेलेफिक है तो ये पिता के लिए अच्छा नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी कैसा है, एसेंडेंट से नवा भाव जो है वो होता है पिता का भाव, और सूर्य से भी नवा भाव जो होता है वो पिता का भाव। अभी सूर्य जो बैठे हैं 8वें घर में, 8वें से अगर 9वें भाव को अगर हम लोग देखते हैं तो चौथा भाव हमको मिलता है। इस प्रकार से इसको भाव को देखा जाता है सूर्य के रिस्पेक्ट में। और उन्होंने साथ में क्या कहा है, अगर कोई पाप दृष्टि मेलेफिक की अगर कोई पाप दृष्टि अगर सूर्य पर पड़ती है तो ये भी एक कारण है जो पिता के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। या तो फिर एक और कारण उन्होंने बताया, अगर सूर्य जो है पापों के घेरे में अगर आ गए, पाप ग्रह के घेरे में आ गए 5 डिग्री के अंदर। अब ये कैसा है कि 5 डिग्री तो 1 से 5 डिग्री है, काफ़ी हानिकारक होता है पिता के लिए। और वो डिपेंड कष्ट उनका कैसा है, जैसे जैसे डिग्रियाँ बढ़ती है वैसे वैसे कष्ट भी उनके कम होते जाएंगे। और अगर जैसे जैसे डिग्रियाँ कम होती है, 5 से कम होती है, तो उनके कष्ट और बढ़ेंगे, ऐसा उनका कहना था। तो ये अगर समझो 5 के अंदर में घेरे में आते हैं, 5 से भी कम में घेरे में आता है, तो मृत्यु को भी पा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और सेम है लागू, अभी कैसा है, एसेंडेंट से चौथा भाव माता का भाव है, और चंद्र से चौथा भाव भी जो है माता का भाव होता है। अगर चंद्र के भाव से, चंद्र के प्रभाव से अगर छठे में आता है, देखिए चंद्र से यहाँ चौथा छठे में आता है, चंद्र के प्रभाव से अगर 8वें में आता है, और चंद्र के प्रभाव से अगर वो चौथे घर में आता है, तो इस योग में भी क्या है, माता के लिए अच्छा नहीं, ऐसा उन्होंने बताया था। अभी देखिए, या तो फिर चंद्र के ऊपर कोई पाप ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो ये भी एक कारण है। सेम जैसे हमने सूर्य के लिए देखा था, चंद्र के लिए भी सेम लागू होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। अगर ऐसे कोई पाप दृष्टि पड़ती है तो फिर वो भी माता के लिए अच्छा नहीं है। या तो फिर चंद्र जो है दो पाप ग्रह के घेरे में आ गए, और ये भी सेम, अभी जैसे वो पिता के लिए अच्छा नहीं था, अभी ये सेम वो माता के लिए अच्छा नहीं है। वैसे 5 डिग्री के अंदर में अगर समझो अगर ये बैठे हैं, 5 से कम डिग्री है तो कष्टदायक है, कहाँ 5 से ऊपर जाते हैं तो कष्ट वैसे वैसे कम होते जाता है उनका, लेकिन ये कष्ट देता है माता को। और क्या, माता का मृत्यु का योग भी बन सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 8 अबाउट अरिष्ट भाव, जिसमें हमने देखा कि कैसे ग्रहों के योग बनते हैं जो अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं बालक जातक के लिए, या माता के लिए, या पिता के लिए, या भाई बहनों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका आपको कैसा लग रहा है, मेरा जो प्रेजेंटेशन का तरीका, जो बताने का तरीका है, जैसे श्लोक श्लोक पढ़ के श्लोक का विवरण करके श्लोक का भावार्थ और उसका विवरण देने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको आने वाले जो मेरे वीडियोस है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकूं। और ये अभी हमने देखा था अबाउट अरिष्ट भाव, अभी आने वाला जो वीडियो है वो है अबाउट एंटीडोट्स, यानी कि क्या एंटीडोट बनते हैं जिसके वजह से ये सब जो भाव जो ये सब जो घात जो है, जो अरिष्ट भाव जो कुंडली के वो निकल जाते हैं। तो ये हम लोग आने वाले चैप्टर में देखेंगे, वो चैप्टर 10 है। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।